नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9th क्षितिज भाग 1 का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है दो बैलों की आत्मकथा। और इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम जानेंगे लेखक परिचय को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद जी के लेखक परिचय से। प्रेमचंद प्रेमचंद्र का जन्म सन 1980 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लम्ही गांव में हुआ था। और ये लम्ही गांव कहाँ आता है? तो बनारस में आता है। उनका मूल नाम धनपत राय था। इनका जो मूल नाम था वह क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। इनका जो जीवन था बचपन का, तो वो अभाव में बीता। अभाव मतलब धन संपत्ति, जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं वह इनके पास पर्याप्त नहीं थी। इसी कारण से इनकी जो शिक्षा है वह बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। और आगे बताते हैं कि इन्होंने क्या शिक्षा विभाग में नौकरी की, अर्थात शिक्षक पद पर शिक्षण कार्य करवाया। परंतु उसी समय क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। तो इसमें क्या किया? इन्होंने भाग ले लिया और जो उनकी सरकारी नौकरी थी, शिक्षण कार्य करवाने वाले शिक्षक थे जो, तो उस शिक्षण पद से इन्होंने क्या है? इस्तीफा दे दिया। उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ये क्या करने लगे? लेखन कार्य में लग गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1936 में हुई। प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। अब यहाँ पे क्या है? इनके रचना परिचय प्रारंभ हो गया है। तो रचना परिचय में जो प्रेमचंद्र की कहानियां हैं वह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान इनके क्या है? प्रमुख उपन्यास है, मतलब बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया और इन्होंने क्या है? हंस, जागरण, माधुरी नाम की जो पत्रिका है उनका संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। आगे बताते हैं कि जो प्रेमचंद जी हैं इन्होंने क्या है? निबंध और अन्य प्रकार की जो गद्य विधाएं होती हैं उसमें भी प्रचुर मात्रा में लेखन कार्य किया। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। जो प्रेमचंद जी हैं तो वो क्या करते थे? जो साहित्य है हमारा उसको सामाजिक परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है वो मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। आगे बताते हैं इन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, वहाँ पर रहे और उसकी अभिव्यक्ति को क्या है? उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। और इनकी जो रचना लिखने का मूल विषय है वह क्या क्या है? तो किसान और मजदूर की जो दयनीय स्थिति होती है, गरीबी, उससे किस प्रकार से वो सामना करते हैं उस पर, और दलितों का कैसे शोषण किया जाता है उस पर, समाज में जो स्त्रियों की दुर्दशा होती है उस पर, और स्वाधीनता आंदोलन के विषय पर उन्होंने क्या है? रचनाएं लिखी हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। आगे बता रहे हैं कि प्रेमचंद का जो कथा साहित्य का जो संसार है वह बहुत बड़ा है, व्यापक अर्थात बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों की जो अद्भुत आत्मीयता होती है वह भी दिखाई देती है इनके साहित्य के अंतर्गत। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षिप्त में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख
कला है। तो बड़ी से बड़ी जो बात है उसको भी वो क्या करते हैं, सरल भाषा में और सीधे संक्षिप्त में कहना पसंद करते हैं। और यही प्रेमचंद के लेखन की क्या है, प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। और इनकी जो भाषा है वह कैसी है, तो बता रहे हैं कि सरल, सजीव मतलब बिल्कुल जीवंतता ली हुई है और मुहावरेदार भी है। और इन्होंने क्या, जो लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग है वह बड़ी कुशलता के साथ किया है, मतलब बड़ी सावधानी के साथ किया है। अब यहाँ पे उसका संक्षिप्त सार बता रहे हैं कि जो दो बैलों की आत्मकथा है उसमें आखिर बताया क्या है प्रेमचंद जी ने। तो दो बैलों की आत्मकथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो यहाँ पर जो ये कहानी ली गई है दो बैलों की आत्मकथा, तो यहाँ पर जो कृषक समाज और पशुओं की जो भावनात्मक जो संबंध होता है उसका वर्णन किया है। उन दोनों के भावों को बताया कि किस प्रकार से इन लोगों के भाव होते हैं। और इस कहानी का जो उन्होंने मूल भाग लिया है वह स्वतंत्रता को लिया है, क्योंकि उस समय जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस असहयोग आंदोलन के कारण लोगों को किस प्रकार से संघर्ष को सहना पड़ा, उसमें भाग लेना पड़ा, तो इसको भी यहाँ पर परोक्ष रूप से बताया है। और इसके साथ ही इस कहानी में क्या है, प्रेमचंद ने जो पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कथा परंपरा है उसका भी उपयोग किया है, उसके विकास को बढ़ाया है। ये तो हमने संक्षिप्त में इसका सार जाना। अब इसी पाठ का हम जो सार है वह विस्तृत रूप में जानेंगे कि आखिर इस पाठ में पूरे में बताया क्या गया है। क्योंकि हम पूरा पाठ पढ़ेंगे तो वो तो आप लोग जल्दी पढ़ लेंगे, टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ कि इसके पूरे सार को अच्छे से समझा सकती हूँ। तो पाठ का सार देखते हैं कि लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। यहाँ पर लेखक का मानना है कि जो गधा होता है वह कैसा होता है, सीधा होता है, और सीधा होने के साथ साथ वह निरापद जानवर है। वह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता, उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं। बता रहे हैं कि चाहे गधे के ऊपर सुख आए चाहे दुख आए, उसको लाभ हो हानि हो, वह किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं करता, बदलाव नहीं लाता। उसमें ऋषि मुनियों जैसे ही गुण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि चाहे गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, वो किसी भी अवस्था में क्या है, अपनी जो तपस्या करना नहीं छोड़ते हैं, सभी में कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। ऐसे गधा भी होता है। फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, फिर भी लोग क्या कहते हैं, उसको बेवकूफ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। यहाँ पर जो बैल होते हैं उनको क्या है, गधे का छोटा भाई बताया है, और बताया कि कई रीतियों अर्थात ढंग से वो क्या है, अपना जो असंतुष्ट होता है, असंतोष उसको प्रकट करते हैं। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं दो बैलों की आत्मकथा, तो यहाँ पर मोती और हीरा नाम के उनके पास दो बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अब इसने क्या किया कि इसके ससुराल वालों ने बैल मांगे खेती के लिए, तो इसने अपने बैलों को ससुराल वालों के लिए भेज दिया। अब यहाँ पर जैसे ही बैल ससुराल में गए उसकी, तो वहाँ पे क्या काम तो बहुत लिया जाता था, परंतु उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तोड़ाकर झूरी के पास भाग आए, और इस कारण से उन्होंने क्या किया, रस्सी तोड़ करके और जो उनका मालिक था झूरी उनके पास आ गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही, और झूरी ने भी अपने
बैलों को देखा तो वह भी बहुत खुश हो गया, और वो जैसे पहले देखभाल करता था उनकी वैसे ही देखभाल की। तो इस कारण से बैलों की जो खाने पीने की कमी थी वह पूरी हो गई। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। मतलब ये दोनों बैल तो बहुत खुश थे, परंतु जो झूरी की पत्नी थी तो बैल भाग के आ गए थे, तो इस बात से वह क्या है, खुश नहीं थी। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। मतलब उसने उसको खूब खरी खोटी सुनाई और बैलों को क्या है, जो सूखा भूसा होता है वह खिलाने लगी। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। और जैसे ही उसकी पत्नी ने खबर भेजी तो उसका जो भाई था, तो पत्नी का जो भाई होता है वह क्या है, उसके पति का साला होता है। तो यहाँ पे वो क्या है, उसका साला उसको बैलों को लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी और खाने को भी वैसे ही सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही तो हीरा ने उसे समझाया। मतलब अब क्या है, जब भरपेट खाने नहीं मिलता, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, तो गुस्सा तो आता ही है। तो इस कारण से मोती ने भी क्या किया कि उनकी जो भरी गाड़ी होती थी उनको गिराना चाहा खाई में, परंतु जो हीरा है उसने उसको समझा लिया। मोती बड़ा गुस्सैल था, हीरा धीरज से काम लेता था। मतलब जो मोती था वह गुस्सैल स्वभाव वाला था, क्रोधी था, परंतु जो हीरा था वह कैसा धैर्यशाली था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। बता रहे हैं आगे कथा में कि हीरा की नाक पर क्या है, जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती को क्या है, इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से के कारण उसने क्या सोचा कि मैं हल लेकर ही भाग जाता हूँ, परंतु उसके गले में क्या बहुत बड़ी बड़ी रस्सी पड़ी होने के कारण वह पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। मतलब एक तो खाने को नहीं देते थे, इतना सारा काम लेते थे, और उसके बाद भी क्या करते थे, उनको बहुत मारा पीटा करते थे। तो इस कारण से उन बैलों की जो हालत थी वह बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी, उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया है कि यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी लड़की रहती थी और उसकी माँ मर चुकी थी, और उसकी जो माँ थी वह सौतीली थी। जब सगी माँ मर जाती है, जब उसके पिता दूसरी शादी करते हैं, तो दूसरी शादी से जो उसकी बीवी आती है उसको सौतेला बोला जाता है। तो उसकी जो माँ है वह भी उस लड़की को क्या मारती पीटती थी। इस कारण से वो जब वो बैलों को मारती पीटती हुई देखती थी तो उसको क्या है, उन बैलों से प्रेम हो गया, आत्मीयता उनकी बढ़ गई। वह रोज दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी, और लड़की क्या करती थी, जैसे ही मौका मिलता था उसको तो जल्दी से बैलों के लिए रोटी डालकर आ जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी, दोनों भाग खड़े हुए, और उनकी ऐसी दशा देख करके बालिका को उन पर दया आ गई, और उसने धीरे से क्या किया, रस्सी को खोल दिया, जिसके कारण से बैल भाग गए। झूरे के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे काम करते करते, तो उनके जो मालिक का रास्ता था तो वो भूल गए। फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ, दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया। और बता रहे हैं कि मतलब रास्ता तो जरूर भूल गए थे, परंतु वो आज़ादी मिलने के कारण बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और इसी समय क्या हुआ, एक सांड मिल गया, तो उन सांड से दोनों ने लड़ाई भी की, और लड़ाई करने के बाद उसको मार करके भगा दिया। लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मतलब ये खेत में जब खाना खा रहे थे तो उसी समय उनका जो खेत का मालिक था वह आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। जैसे ही देखा कि मोती भाग नहीं पाया है, फंस गया है, तो हीरा भी खुद आकर के फंस गया। दोनों काजी हौस में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंद थे।
सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। और बता रहे हैं कि जब उनको जानवर को एक जगह बंद किया और खाने को नहीं दिया तो खाना न मिलने के कारण उनका विद्रोह क्या है, बढ़ गया। और उनके अंदर क्या है, विद्रोह की जो ज्वाला होती है, आग होती है, वह जाग उठी। फिर एक दिन दीवान गिरा कर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। और एक दिन उन्होंने क्या किया, एक दीवार थी, उस दीवार को गिरा करके जो दूसरे जानवर थे उनको भगा दिया। मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वह भी ना भाग सका। मतलब यहाँ पे मोती भाग सकता था परंतु हीरा बंधा हुआ था, इस कारण से वो भी नहीं भागा। काजी हौस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। और जैसे काजी हौस के मालिक को इस बात का पता चला कि इसने दूसरे जानवरों को भगा दिया है तो उसने उसकी खूब पिटाई की। और पिटाई करने के बाद क्या किया, उसको रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद काजी हौसी के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। और अब आगे घटना क्या घटी कि एक सप्ताह बाद ही उसने कसाई को बुलाया, कसाई के हाथों इनको बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। यहाँ दड़ियल का मतलब होता है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है, उसको दड़ियल कहते हैं। अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब अब वो चलने लगे। अब चलते चलते उनको लगा अब तो हमारा अंत समय, क्योंकि कसाई के हाथों में जाने के बाद क्या होता है, उनको काट दिया जाता है और उनकी जो चमड़ी वगैरह होती है उसका उपयोग कर लेते हैं लोग। तो चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे। दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गया। जब वो जिस रास्ते से उन्हें ले जा रहे थे तो उनका जो पहले का मालिक था झूरी, तो उनके रास्ते पर ये आ गए थे। तो जैसे ही उन्हें अपने मालिक का रास्ता देखा तो वो क्या है, खुशी से उछलने लगे, दौड़ने लगे और झूरे के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरे ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। और जैसे ही उसके मालिक ने देखा कि अरे हमारे तो बैल आ गए, और जैसे ही बैलों को देखा तो वह भी खुश हो गया। और अचानक ही जिन्हों को दड़ियल आया, जो कसाई था, वह बैलों की रस्सी पकड़ कर कहने लगा कि बैल तो मेरे हैं। पर झूरी ने कहा कि ये बैल तो उसके हैं। पर दड़ियल क्या है, जोर जबरदस्ती करके उनको ले जाने लगा। तो मोती ने क्या किया, सींग चलाया और दड़ियल को दूर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाती दिखाई पड़े। और जैसे ही झूरी के पास उसके बैल आ गए तो उसने क्या किया, पहले की तरह उनकी सेवा करने लगा। तो उसको खली भूसी और चूनी खिलाया, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। और घर की मालकिन ने जब उनको देखा तो उनको भी क्या है, प्रेम तो था। वो तो थोड़ी दिन वो भाग के आ गए थे इसलिए उसको क्रोध आ गया था, तो उसने भी क्या है, अपने बैलों से बहुत प्रेम किया। यहाँ पर आज़ादी की बात यहाँ पर प्रकट हो रही है कि जब हमें आज़ादी चाहिए रहती है तो हमें क्या करना पड़ता है, आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर दो बैलों के माध्यम से यही बताया गया है कि उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत प्रयास किए और प्रयास करने के बाद अंत में उन्हें स्वतंत्रता मिली गई। ऐसे ही भारत में जब हमने आज़ादी चाही तो हमने नहीं मतलब हमारे पूर्वजों ने बहुत प्रयास किए और उनके प्रयासों से आज हम स्वतंत्र हैं। हमें किसी प्रकार की बंदिश नहीं है।